परिभाषाएं हैं उनकी जो व्याख्या करते हैं उनका जो मूल समझ में आता है वो ये आता है कि जो औपचारिक संगठन है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। दूसरी बात, उस उद्देश्य की जो समझाने के लिए संचार जरूरी है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या आधार है, क्या है। तो इसके हिसाब से सेवा की भावना होनी चाहिए, यानी उस उद्देश्य के प्रति जो संगठन के कर्मचारी है या जो मानवीय तत्व है उनको उनके उनके मन में इस तरीके की भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि ये उद्देश्य हम सबका करना है और इसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। दूसरी बात, जब हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उसको कार्यों को विभाजन करते हैं और उनके उत्तरदायित्व जो निर्धारित किए जाते हैं उनको समन्वित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये औपचारिक संगठन की जो परिभाषा है उनका मूल है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। संगठन के अंतर्गत दो प्रमुख तत्व होते हैं, एक संगठन की संरचना और दूसरा मानवीय तत्व। हम औपचारिक संगठन की अगर विशेषता देखें तो इसमें एक संरचना और दूसरा मानवीय तत्व, अर्थात इसमें जिस प्रकार से हम विभागों की जब हम कार्य प्रणाली समझते हैं तो उसमें चार्ट होता है, आलेख होता है, कौन सा कर्मचारी, उसका क्या पद है, कौन उनका निदेशक है, कौन ऑफिसर है, फिर फाइल कितने रूट से जाएगी, कैसे वो ट्रांसफर होगी, ये सारा एक चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो समझने की बात है वो है मानवीय तत्व, अर्थात जो कार्य करने वाले हैं वो कौन होते हैं, कर्मचारी। या तो इस तरीके से हम सिर्फ औपचारिक जो नियम कायदे होते हैं या जो संरचना होती है उसके हिसाब से पूरे संगठन को हम नहीं समझ सकते, उसको पूरे अच्छे से समझने के लिए जो मानवीय तत्व है उस पर भी हमें गौर करना होगा। अर्थात जब हम मानवीय तत्व की बात करते हैं तो हमें ये समझना आवश्यक है कि जैसे कि हम अगर भारत का उदाहरण ले तो हमारे यहाँ जो कैटेगरीज बनी हुई है उस हिसाब से हर व्यक्ति की जो मानसिकता है उसको समझना पड़ेगा और जो प्रशासक है उसको उन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए अपने निर्णय लेने होंगे और संगठन को उसको चलाना होगा। अगर वो मानवीय संस्कृति या लोगों को व्यवहार या उनकी जो कल्चर है उनको नहीं समझ पाता है तो कहीं कहीं संगठन को निर्धारित उद्देश्य की तरफ ले जाना उसके लिए कठिन होगा। इस प्रकार से हम औपचारिक संगठन में मानवीय तत्व को भी महत्व देते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है कि जो सबसे जिस प्रकार से हम सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जिस प्रकार से व्यवहार होते हैं, लेकिन संगठन में जो व्यवहार होता है मानव का वो संरचनात्मक होता है, अर्थात वो स्ट्रक्चर्ड होता है, अर्थात उनकी जो मानवीय तत्व होता है, उनके जो इमोशंस होते हैं उनसे हटकर एक औपचारिक फॉर्मल एक नियमों से निर्धारित उनका एक व्यवहार रहता है जिससे उनके अंदर किसी प्रकार का कार्यों का दोहराव नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति कटुता नहीं आती है, उनमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सब अपने पद और कार्यों से बंधे हुए रहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक संगठन में स्ट्रक्चर्ड जो रिलेशंस होते हैं मानवीय तत्वों में वो एक इम्पोर्टेंट तत्व है। इस प्रकार से चेस्टर बर्नार्ड ने भी यही कहा है कि संचार संप्रेषण की भावना, समान उद्देश्य और सहयोग की भावना ये किसी भी संगठन के मूल होते हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए संगठन का हमें निर्माण करना चाहिए। अब हमें देखेंगे कि जो संगठन का जो गठन किया जाता है उनके पीछे उद्देश्य क्या होते हैं। आखिर संगठन का जो गठन होता है ये गठन संगठन क्यों बनाए जाते हैं, आखिर इसका उद्देश्य लक्ष्य क्या होते हैं। तो इसके लक्ष्य क्या है कि संगठन की जरूरत क्यों होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि अव्यवस्थित रूप से हम किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक नियमितता चाहिए, कार्यों का दोहराव या अपव्यय या मितव्ययता, इस तरीके की चीजें वो हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। तो इसका जो पहला लक्ष्य होता है वो है कार्यों का बंटवारा, अर्थात डिवीजन ऑफ वर्क। यानी संगठन बनाने का
जो पहला लक्ष्य होता है वो होता है डिवीजन ऑफ वर्क, ताकि